अब बात करते हैं नेशनलिज्म की। जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की तो उसके पहले हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली नेशन का मतलब क्या होता है। जब हम नेशन का मतलब समझेंगे तब जाके हमें नेशनलिज्म का मतलब समझना है। देखिए शुरुआत कुछ ऐसे है कि अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन को समझेंगे तो आपको इस चीज को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। इंसान पहले एक बहुत ही सॉलिटरी जीवन जिया करता था, अकेले रहता था, जंगलों में रहता था। लेटर ऑफ द टाइम उसे ऐसा महसूस हुआ कि अगर वो ग्रुप में रहेगा तो ज्यादा सेफ रहेगा, शिकार करना आसान होगा और खाना इकट्ठा करना भी इजी हो जाएगा। तो इंसान ने अकेले से हटकर एक ग्रुप फॉर्म किया, ग्रुप में रहना शुरू कर दिया। इंसान जब एक ग्रुप लाइफ में आता है तो लेटर ऑन वो कुछ लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा क्लोजली एसोसिएट हो जाता है और उनके साथ एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करता है जो फैमिली के इंस्टीट्यूशन को जन्म देता है। पहले जो मेल एंड फीमेल रिलेशनशिप थी वो बायोलॉजिकल रिलेशंस तक ही लिमिटेड थे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं हुआ करता था। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब उसके भीतर आया तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ। वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगा, क्योंकि वो फिजिकली ज्यादा ताकतवर था कंपैरिजन टू फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। तो फीमेल मेंबर को उन्होंने फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, होमली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो सौंप दी और खुद वो शिकार करने का या खाना इकट्ठा करने का काम ले लिया। लेटर ऑन इन फैमिलीज ने खुद को इकट्ठा किया और जब ये फैमिलीज इकट्ठा होती हैं तो कुछ क्लैंस बनते हैं, कबीले बनते हैं। ये कबीले जो हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की शुरुआत थी हिस्ट्री में। फिर उन कबीलों का एक हेड हुआ, उसके बाद के पीरियड में ये कबीले इकट्ठा होकर रहने लगे और इन्होंने एक सिटी डेवलप कर ली, एक शहर डेवलप कर लिया अपने लिए और वो एक स्टेट की तरह बिहेव करने लगे। तो जो इनिशियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए उन्हें सिटी स्टेट कहा गया। सिटी स्टेट, नगर राज्य। सिटी स्टेट यूरोप में भी डेवलप हुए, इंडिया में भी डेवलप हुए और दोनों के डेवलप होने का जो पीरियड था वो लगभग सेम था, 600 BCE से थोड़ा और आप नीचे आओगे 300 BCE के बीच में आता हो। ये वही समय है जब आपको यूरोप में भी सिटी स्टेट्स का इवोल्यूशन दिखेगा और इंडिया में भी दिखेगा। इंडिया में वो सिटी स्टेट्स जल्दी कन्वर्ट हो गए एम्पायर्स में, वहां थोड़ा लेट हुआ। भारत में सिटी स्टेट्स के फॉर्म में आपको पता होगा कि 750 BCE के आसपास जनपदों का विकास होता है। ये छोटे छोटे क्लैंस हैं जो इकट्ठा होकर पॉलिटिकल एंटिटी बना देते हैं और यही जनपद लेटर ऑन इकट्ठा होते हैं और 16 महाजनपदों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको आप एंशिएंट हिस्ट्री में लाजमी पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों में डोमिनेट कर लेता है मगध। मगध खुद को एक एम्पायर की तरह डेवलप कर लेता है। तो पहले डेवलप होते हैं सिटी स्टेट और उसके बाद इन सिटी स्टेट्स को खत्म करके यहाँ पर एम्पायर्स डेवलप होते हैं। तो सिटी स्टेट्स इंडिया में 16 महाजनपदों के फॉर्म में थे और उसके बाद इन्हीं के सॉइल पर मगध एम्पायर इवॉल्व होता है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर इवॉल्व होता है, गुप्ता एम्पायर इवॉल्व होता है और एरा ऑफ एम्पायर शुरू होता है जब बहुत बड़े बड़े पीस ऑफ पॉलिटिकल लैंड को इकट्ठा करके कोई एक व्यक्ति रूल करना शुरू कर देता है। सेम प्रोसेस चलता है यूरोप में। यूरोप में एंशिएंट ग्रीस हुआ करता था, प्राचीन यूनान हुआ करता था, वहां पे भी छोटे छोटे सिटी स्टेट इवॉल्व हुए। इंडिया के सिटी स्टेट्स के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं और जो यूरोपियन सिटी स्टेट्स हैं या ग्रीक सिटी स्टेट्स हैं उनके बारे में भी आपने मे भी कहीं किताबों में पढ़ा हो। अगर किताबों में नहीं भी पढ़ा है तो मूवीज में उनका नाम जरूर से सुना होगा। स्पार्टा, एथेंस, आपने मूवीज देखी होंगी ना। 300 एक मूवी है हॉलीवुड की जिसमें स्पार्टन्स की फाइट को दिखाया गया है, उसके दूसरे पार्ट में एथेनियंस भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, स्पार्टा, एथेंस, थेबस, डेल्फी, ओलंपिया, ये सब ग्रीस के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। ये सिटी स्टेट्स अपने अफेयर्स को मैनेज करना शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर नहीं थे। तो अक्सर इनके जो बड़े एम्पायर्स होते थे, आसपास के किंगडम होते थे, इनको कैप्चर कर देते थे। तो इन छोटे सिटी स्टेट्स को कैप्चर कर लिया गया बड़े बड़े एम्पायर्स के द्वारा और बहुत बड़े बड़े साम्राज्य विकसित हुए। यूरोप में जो एम्पायर्स डेवलप हुए उनमें सबसे पहले रोमन एम्पायर इवॉल्व होता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। लेटर ऑन ऑटोमन एम्पायर इवॉल्व होता है, लेकिन ये एम्पायर बहुत बड़े थे, ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन फिर इनके बीच में फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। और ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये
कुछ बेसिस पर था, मतलब इन एम्पायर्स में कुछ लोगों ने खुद को इकट्ठा करना शुरू किया, ये मानकर कि हम एक जैसे हैं इसलिए हमको अलग हो जाना चाहिए। इन बड़े एम्पायर्स में से कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज खुद को अलग करती हैं इस बेसिस पर कि हम एक जैसे हैं, हम बाकी लोगों से अलग हैं, इसलिए हमें एक अलग पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में खुद को डेवलप कर लेना चाहिए। तो ये जो बड़े एम्पायर्स थे, इनमें से कुछ लोगों ने अपने लिए कॉमन रेस, ट्रेडिशन, डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर या लैंग्वेज इसे बेस बनाया और अपने लिए एक अलग देश कार्व आउट कर लिया, अलग से निकाल लिया, और वो बन गए नेशन। तो एम्पायर्स के बाद जो दौर आया वो था नेशन का, क्योंकि स्टेट तो हुए थे इसलिए उन्हें कहा गया नेशन स्टेट। ये है इवोल्यूशन का क्रम। अगर आप इवोल्यूशन को देख पा रहे हैं तो इवोल्यूशन में सबसे पहले डेवलप होते हैं सिटी स्टेट, सिटी स्टेट कन्वर्ट होते हैं एम्पायर्स में, और एम्पायर्स कन्वर्ट हो जाते हैं नेशन स्टेट में। यह है इवोल्यूशन का क्रम, जब नेशन स्टेट इमरजेंस में आता है। हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशन। नेशन एक लार्ज बॉडी होती है लोगों की जो खुद को पॉलिटिकली यूनाइट करते हैं कुछ सर्टेन ग्राउंड पर। वो ग्राउंड क्या हो सकते हैं? वो ग्राउंड से ही रेस, ट्रेडिशन, डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, या और आसान तरीके से कहूं तो कुछ कॉमन होना चाहिए जो उनको बांधता हो। एनी कॉमन थ्रेड दैट मेक्स देम यूनाइटेड, कुछ ऐसा कॉमन जो उनको आपस में जोड़ दे तो वो नेशन बन जाते हैं। कुछ कॉमन होना जरूरी है जो उनको आपस में जोड़ता हो। जैसे जर्मन रेस के लोगों ने खुद को इकट्ठा किया और जर्मनी बना दिया। कई बार ये कंट्रीज लैंग्वेज के बेसिस पे भी बनती है, कॉमन कल्चर के बेसिस पे बनती है, कई बार रिलीजन के बेसिस पे बनती है। कई सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इस्लाम को सेंटर में रख के खुद को यूनाइट कर चुके हैं, तो वो खुद को एक कॉमन फॉर्म में देखते हैं और एक कंट्री के रूप में। पैट्रियटिज्म भी एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। पैट्रियटिज्म एक्चुअली में रिजल्ट होता है नेशनलिज्म का। जब आपके अंदर नेशनलिज्म की सेंस आ जाती है, फीलिंग आ जाती है, तो आप खुद को अपनी लैंड के साथ जोड़ लेते हैं, तो वो जो फीलिंग होती है उसे पैट्रियटिज्म कहा जाता है। सर टेरिटरी पार्ट में होती है। एग्जैक्टली, अभी हम उस पर भी आएंगे। वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो रेस, ट्रेडिशन, डिसेंट, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज का है। इनके बेसिस पे अगर कोई खुद को जोड़ ले तो उसे कहा जाता है नेशन। तो ये जो पॉलिटिकल एंटिटीज डेवलप हुई जिन्होंने खुद को इनके बेसिस पे इकट्ठा कर लिया, उन्हें कहा गया नेशन स्टेट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या इंडिया नेशन स्टेट है? क्योंकि इंडिया में कुछ भी ऐसा एक नहीं है जो हमें जोड़ता हो। हम एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल कंट्री है। यहाँ ना तो कोई एक रिलीजन है, ना ही कोई एक कल्चर है, ना ही कोई एक रेस है। देखा जाए तो हिस्ट्री भी अलग अलग है। हर रीजन की अपनी अलग हिस्ट्री है। हमारे पास कोई कॉमन हिस्ट्री भी नहीं है, क्योंकि कॉमन हिस्ट्री आपको तब मिलेगी जब आपका एरिया छोटा हो। अगर आपका एरिया डाइवर्सिफाइड है तो आपको हिस्ट्री भी अलग अलग मिलने लग जाएगी। तो उनके पास कुछ कॉमन था नहीं जोड़ने को। तो हम क्या कहें कि क्या हम नेशन स्टेट हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा कॉमन है ही नहीं जो हमें नेशन बनाता हो। सर उस दिन सर उसने पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है सर ऐसा कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन का एलिमेंट नहीं है, दैट इज अ काइंड ऑफ लॉ बुक। और कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी केवल कंट्री का होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री का जरूरी नहीं, कई सारी संस्थाओं का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सर भारत में से देश के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो भारत को भारत बनाती है? एग्जैक्टली, वही सवाल है, बड़ा सवाल। सबसे पहले तो इंडिया नेशन स्टेट नहीं है। इंडिया नेशन स्टेट नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें कॉमनली जोड़ता हो। रहता इसीलिए इंडिया को नेशन स्टेट नहीं कहा जाता। इंडिया को कहा जाता है स्टेट ऑफ नेशंस। हमें कहा जाता है स्टेट ऑफ नेशंस। हम राष्ट्र राज्य नहीं है, हम राष्ट्रों का राज्य है। क्योंकि अगर आप इसके बेसिस पर नेशन डिटरमाइन करेंगे ना, तो भारत के अंदर आपको कई सारे नेशन मिलेंगे। You will get a lot of nations in India, and that's why we call India as state of nation. Now the major question arises, नेशनलिज्म की फीलिंग का बेसिस क्या होगा? जैसे फिर आता है नेशनलिज्म। जब आप एक नेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप खुद को अपने नेशन के साथ जोड़ते हैं। नेशन बन गया। अब जो नेशन के भीतर रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो खुद को कनेक्ट करेंगे अपने नेशन के साथ और उसके इंटरेस्ट के साथ। जब हम खुद को नेशन के इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट करके उसे सपोर्ट करना शुरू करते हैं तो उसमें एक ग्राउंड ये होता है कि हम खुद को अलग करते हैं
किसी अदर नेशन से। हम पाकिस्तान से अलग हैं, हम चाइना से अलग हैं, क्योंकि हम इंडिया के हैं और हम इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कुछ भी करेंगे। एंड दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो अगर इंडिया एक नेशन है ही नहीं, इंडिया स्टेट ऑफ नेशंस है, तो इंडिया में नेशनलिज्म का ग्राउंड क्या है? नेशनलिज्म इवॉल्व होता है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, दैट्स ट्रू। भारत में नेशनलिज्म के जो ओरिजिन माना जाता है नेशनलिज्म का, वो माना जाता है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। उस दौरान जो एक्टिविटीज हुई वहां उसने इंडिया में नेशनलिज्म को अराइज करने में मदद करी। लेकिन किस ग्राउंड पर हम खुद को यूनाइट करते हैं? क्योंकि जब तक आप खुद को एक नहीं मानेंगे तब तक आप सेंस ऑफ नेशनलिज्म और अल्टीमेटली सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म लाएंगे कहां से? तो अभी कोई कह रहा था टेरिटरी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इसे कहा जाता है टेरिटोरियल नेशनलिज्म। टेरिटोरियल नेशनलिज्म, टेरिटोरियल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ये है सिंपली कि हम सभी लोग एक सर्टेन टेरिटरी में रहते हैं, इसलिए हम, दैट्स इट। हमारे पास कोई कॉमन रिलीजन नहीं है, कॉमन कल्चर नहीं है, कॉमन ट्रेडिशन नहीं है, मोर लेस कॉमन हिस्ट्री भी नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग हिस्ट्री है। जैसे इस्लाम भी है इंडिया, इस्लाम की हिस्ट्री एकदम अलग है हिंदुइज्म की हिस्ट्री से, सिखिज्म की हिस्ट्री एकदम अलग है, बुद्धिज्म जैनिज्म की अपनी हिस्ट्री है। तो आपको अलग अलग रिलीजन की अलग अलग हिस्ट्री भी मिल जाएगी। तो हमारा सब कुछ अलग है, तो हम खुद को यूनाइट कैसे करें? व्हाट इज द पॉइंट जहां पर हम यूनाइट होते हैं? तो हमारी यूनिटी का जो रीजन है दैट इज टेरिटरी। हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं, जो इंडिया का पीस ऑफ लैंड है। हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। तो हमारी लैंग्वेज कुछ भी हो, रेस कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, ट्रेडिशन कुछ भी हो, हिस्ट्री कुछ भी हो, हम रहते इंडिया में हैं, इसलिए हम एक हैं। तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, दैट इज अ काइंड ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म। सर इससे पहले जो राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ था सर, स्ट्रगल से पहले, तो वहाँ पे क्या था? टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं था। जब हम वहाँ पर नेशनलिज्म का इवोल्यूशन देखते हैं तो उसका सर्टेन ग्राउंड टेरिटोरियल नेशनलिज्म ही था। हमने ये माना कि हम इस टेरिटरी में रहते हैं और ये हमारा है, ये बाहर से आए हैं। वो सिविलाइजेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट लगता है इंडिया में, जो भी कंटिन्यूइंग वन ऑफ द टू कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन स्टेट इन इंडिया। देखिए सिविलाइजेशन जो है अर्ली फ्रीडम फाइटर्स के मन में वो एक पॉइंट था सिविलाइजेशन का, लेकिन अगर आप देखो तो जिस उस सिविलाइजेशन से कनेक्ट करने वाले लोगों के अलावा भी लोग यहाँ रहते हैं। जैसे अगर आप अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन की बात करो या इंडस सिविलाइजेशन की बात करो तो उससे खुद को हिंदू से कनेक्ट करेंगे ना, या वो आर्यन रेस जो इंडिया में रहती है उसको मानती वही कनेक्ट करेंगे, मुस्लिम से कनेक्ट नहीं करेंगे खुद को। मतलब वो तो थे ही नहीं यहाँ पे ना, जैसे मुस्लिम तो थे ही नहीं, वो तो बाद में यहाँ पर आए, कन्वर्ट हुए, इवॉल्व हुए, जो भी था, लेकिन वो खुद को जो इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री है उससे कनेक्ट नहीं करते और सिविलाइजेशन से भी कनेक्ट नहीं करते। तो आप उनको एसिमिलेट कैसे करोगे? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एसिमिलेशन? देखिए इंडिया की सिविलाइजेशन में बीच में एक ब्रेक है और वो ब्रेक अभी तक एक्सप्लेन नहीं है कि क्यों है। तो सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी को क्वेश्चन किया जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है तो उनके बीच का लिंक अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका है बाय द हिस्टोरियंस। एंड दैट्स व्हाई देखिए सिविलाइजेशन तो हमारी बहुत पुरानी रही है, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन हम एक कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन का पार्ट है, इस पर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं क्योंकि हमें वो लिंक्स अभी तक नहीं मिले हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ रिसर्चेस हो जाएं और हम लिंक एस्टैब्लिश कर पाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिमाइस का और इवोल्यूशन का अर्ली वैदिक पीरियड की। तो अगर ये लिंक एस्टैब्लिश हो जाता है तो हम एक ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जो कि अभी तक भी वेल एस्टैब्लिश नहीं है, स्टिल नॉट वेल एस्टैब्लिश। ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले का मैंने अभी बताया, अभी अपडेट से आया। अच्छा, मैंने बता दिया था कि कुछ हिस्सा आपका सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट का रह गया है जो कन्वे कर दिया जाएगा। फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मैं आपको कन्वे कर दूं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही थी। आई फेल्ट दैट कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका हैंडआउट आपके पास होगा तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। जो आप पढ़ चुके हैं उसे मैं कंप्लीट करके आपको डिलीवर करता हूं। तो अभी जो हम हैंडआउट आपके पास हैं वो इस सेशन के हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सर अगर हमारी टेरिटरी में कोई नई एक्सटर्नल टेरिटरी ऐड होती है तो हमारी नेशनलिज्म कैसे अफेक्ट होगा? हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई टेरिटरी हमारे पास आ गई तो हम उसे अपनी टेरिटरी मान लेते हैं, और जब हम उसे अपनी टेरिटरी मान लेते हैं तो हम खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं कि हमारी टेरिटरी है और उसमें रहने वाले लोगों को भी हम अपना मान लेते हैं। और हम जो वहाँ पे अर्ली एग्जिस्टिंग है सर, वो जहाँ से अलग है सर उनको नहीं मान लेंगे सर? कौन कहाँ से? जैसे मान लो हम बांग्लादेश का कुछ हिस्सा ले रहे थे तो बांग्लादेश की जो पीपल है सर वो बांग्लादेश को नहीं मानेंगे सर अपनी नेशनलिज्म का हिस्सा। देखिए बांग्लादेश के पास
एक कॉमन लैंग्वेज है या कुछ और भी वो कॉमन, जैसे बंगाली, वो बंगाली ओरिजिन के लोग हैं तो उनके पास एक कंट्री मानने के लिए एक सेंस ऑफ वननेस का एलिमेंट है, तो उनके पास भी टेरिटोरियल नेशनलिज्म हो जरूरी नहीं, हर जगह टेरिटोरियल नेशनलिज्म नहीं होता। जहां पर आपको ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी वहीं पर आपको टेरिटोरियल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी दिखेगा, ठीक है। तो इंडिया में ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया।